नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल राह सक्सेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल बीच में स्वास्थ्य जनित समस्याओं के कारण और परीक्षाएं लगी हुई थी। यूपीएससी का एग्ज़ाम हमारा भी था। हम भी एक प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं, इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम रेस्ट लिए थे और फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि लगातार कंटिन्यू हम आपके साथ बने रहें इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस हम आपके साथ किए थे उसमें आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 की विधि के द्वारा भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इनके सभी डायमेंशन को मेनका गांधीवाद को डिस्कस करते हुए हम विभिन्न जो डिसीजन थे सुप्रीम कोर्ट के निजता का अधिकार अभी PYQ जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ 24 का, उसमें भी अब एक प्रश्न था कि निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। यह बातें डिस्कस हो चुकी हैं हमारे साथ आपकी। अब आगे आज हम इसी आर्टिकल 21 का एक पार्ट बचा है। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो उसमें यह बात भी उठाई, मुद्दा उठा कि क्या जीवन के अधिकार में मरना भी जीवन का अधिकार है? क्या मृत्यु या मरने का अधिकार, आत्महत्या करने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है? यह डिबेट मुद्दा जब उठा तो इसी बात को लेकर आगे सक्रिय इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया क्या भारत में वैध है? अगर वैध है तो किस तरीके से वैध है? इन सभी मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 21 का यह भी एक पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस प्रकार की इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया संवैधानिक तौर पे वैध है। आइए देखते हैं कि यह मामला उठा कब। रतिनाथ बनाम भारत संघ 1994 के मामले में पूछा गया कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। हेडिंग आप देख सकते हैं इसकी, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, मरने का अधिकार या आत्महत्या करने का अधिकार या दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु का अधिकार। यह इन सभी बातों का इतनी सार में शामिल है, सारी बातें तथ्य जो है। तो हम देखेंगे कि रतिनाथ बनाम भारत संघ 1994 के मामले में यह पूछा गया कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। व्यक्ति जो सुसाइड करता है या आत्महत्या अपनी जीवन समाप्त करता है, क्या यह भी उसका फंडामेंटल राइट है? तो इसमें आर्टिकल 21 के अनुसार कहा गया कि जीवन के अधिकार में जीना और मरना दोनों शामिल है इसके अनुसार। इसीलिए IPC की धारा 309 जिसमें कहा गया था कि आत्महत्या एक दंडनीय अपराध है, अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वह एक दंडनीय अपराध है, उसको सजा दिया जाना चाहिए। बाद में इसको 2015-16 में मोदी की मंत्रिमंडली जो सरकार थी उसको आर्टिकल IPC की धारा 309 को समाप्त कर दिया गया इस आधार पे कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको सजा क्यों दिया जाए। वह तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड तभी अटेम्प्ट करेगा जब वह बहुत व्यथित हो अपने जीवन से, तब जाके अगर वह ऐसा कर रहा है तो उसको सजा देने का प्रावधान न करके बल्कि उसको सुधार गृह में रख के उसकी काउंसलिंग की जाए कि ऐसी क्या परिस्थितियां विद्यमान हैं जिससे कि वो मृत्यु का रास्ता चुन रहा है। तो IPC की धारा 309 को मोदी की मंत्रिमंडली सरकार लगभग 15 या 16 में 14 के बाद जब आई थी सरकार, तो उसी समय इसको IPC की धारा 309 समाप्त कर दिया गया, जिसमें लिखा था कि मृत्यु दंड एक नहीं, आत्महत्या का अधिकार जो है एक दंडनीय अपराध है, मतलब सुसाइड टू अटेम्प्ट एक क्राइम है, उसमें सजा दिया जाता था। तो उसको समाप्त किया गया कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको काउंसलिंग करके सुधार गृह में रखा जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उससे समस्या पूछा जाए कि क्या बातें हैं, ऐसा क्या दौर है या क्या समस्याएं हैं जिससे वह कदम उठा रहा है। तो उसी के चलते हुए इन सब चीज़ों में रतिनाथ बनाम भारत संघ में कहा गया कि आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन के अधिकार में जीना और मरना दोनों शामिल है, अर्थात आदमी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, वो अभी अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। इसमें कहा गया, आर्टिकल 21 में कहा गया कि जीना और मरना दोनों शामिल है। फिर अगले जस्ट कुछ ही दिन बाद, 2 साल के बाद, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले 1996 में पूछा गया कि जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है या मरना भी शामिल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन का पलटते हुए यहाँ कहा गया कि जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक
समान नहीं है, दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर राइट टू लाइफ है तो फिर राइट टू डेथ कैसे हो सकता है, वह भी मरने का अधिकार कैसे शामिल हो सकता है? जो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए अपोजिट है। तो जीवन के इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है, क्योंकि जीवन और मृत्यु परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसमें न्यायालय द्वारा यह डिसीजन याद रखिएगा कि इसमें कहा गया रतिनाथ बनाम भारत संघ के मामले में कभी भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है रतिनाथ बनाम भारत संघ किस बात जो है विचार से संबंधित था। तो इसमें कहा गया था कि जीवन के अधिकार में जीना और मरना दोनों शामिल है। ज्ञान कौर बनाम भारत संघवाद में कहा गया, पंजाब राज्यवाद में कहा गया 1996 की जीवन का अधिकार में केवल जीना शामिल है, क्योंकि जीवन और मृत्यु परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। आइए हम यहाँ देखते हैं कि दया मृत्यु का किसे कहते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में या न्यूज़पेपर में ये आए दिन ये बात चर्चा चलती रहती है कि कुछ लोग भारत सरकार से या फिर सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया चाहिए, दया मृत्यु चाहिए। और दया मृत्यु के संदर्भ में बातें क्या कही जाती हैं, दया मृत्यु कहते किसे हैं, एक सरल परिभाषा में हम आपको यहाँ लिखने की कोशिश की है आपके लिए कि अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो और कष्ट परेशानी से बचने के लिए मृत्यु की मांग करता हो तो इसे दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु कहते हैं, आर्टिकल 21 के अनुसार। एक बार फिर से देखिएगा, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भारत में दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु वैध है, इसको स्पष्ट कीजिए। अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आएगा तो हम वहां से कीवर्ड को पकड़ते हुए पहले यूथेनेशिया को डिफाइन करेंगे कि यूथेनेशिया है क्या, दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु है क्या। तो उसको मुश्किल से 15 शब्दों में भी हम इस डिफिनीशन को, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु की डिफिनीशन क्या है। इसको 15 से 20 शब्दों में आप कभी अगर कोई किसी से बात होती रहे, अगर कोई पूछे कभी कि यूथेनेशिया है क्या, तो उसको एक सरल शब्दों में आप डिफाइन कर सकते हैं, 15 या 20 शब्दों में। कभी लिखने के लिए आ ही गया कि भारत में इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु किसे कहते हैं, क्या भारत में सक्रिय या निष्क्रिय दया मृत्यु वैध है या नहीं, इस पर टिप्पणी करें या कमेंट करिए या फिर विशेषता मतलब कि स्पष्ट करिए। ऐसा अगर प्रश्न आ गया तो डिफाइन करने के लिए आप पहला कीवर्ड लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से, ऐसा रोग मतलब जो कष्टदायक हो, जिसका इलाज ना हो सके, पीड़ित हो और कष्ट और परेशानी से बचने के लिए मृत्यु की मांग करता है, तो इसे दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु कहते हैं। आर्टिकल 21 के अंडरटेकिंग ये बातें कही गई हैं। आइए देखते हैं कि इच्छा मृत्यु की बात उठी कहां से। और एक बार दरअसल अरोड़ा सांड बनाम भारत संघवाद 2011 का मामला है। यह मुंबई में अरोड़ा सांड कौन थी? अरोड़ा सांड मुंबई की एक नर्स थी हॉस्पिटल की, और इसके साथ वहाँ का वार्ड बॉय जो है एक तरीके से दुष्कर्म किया, बहुत बुरी तरीके से वो व्यथित थी इस बात से। तो वहाँ उसका इलाज चल रहा था, तो कोई देखने आया वकील, उसको उसका परिचित या संबंधी रहा होगा, तो उसके कष्ट को देखते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए यूथेनेशिया की बात कही कि इसे दया मृत्यु दिया जाए, जो है इच्छा मृत्यु। तो इस मुद्दे के लिए फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु को दो भागों में डिफाइन किया गया, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। सक्रिय दया मृत्यु किसे कहते हैं? रोगी की सक्रियता में मृत्यु प्रदान करना, अर्थात रोगी के कहने पर वह लाइफ सपोर्ट पे न हो, वह इतना जान सकता हो, इतनी बातें कर सकता हो कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, अगर वो स्वयं इसकी डिमांड करता है तो इसे कहा जाता है सक्रिय दया मृत्यु। और भारत में सक्रिय दया मृत्यु वैध नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कहीं भी एग्जाम में अगर कहीं पूछेगा कि भारत में सक्रिय यूथेनेशिया वैलिड है या निष्क्रिय यूथेनेशिया वैलिड है, तो वहां आप इस बात को डिफाइन करेंगे कि भारत में सक्रिय दया मृत्यु आर्टिकल 21 का विरोधी है। आर्टिकल 21 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है जीवन के अधिकार से, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, न कि पशुवत जीवन जीना, अर्थात डिग्निटी के साथ जीवन जीना ही जीवन का अधिकार है। तो जीवन का अधिकार अगर देता है संविधान, तो फिर वो जीवन ले कैसे सकता है? अगर आप सक्रिय हैं तो आपकी जीवन को कैसे समाप्त कर सकता है? इसलिए भारत में सक्रिय दया मृत्यु अवैध है। यह आर्टिकल 21 का
परस्पर विरोधी है, जस्ट अपोजिट है, इसलिए यह भारत में वैध नहीं है। और निष्क्रिय दया मृत्यु क्या है? ये जीवन रक्षक प्रणाली को हटाकर किसी को मृत्यु प्रदान करना, यह भारत में वैध है। जो निष्क्रिय हो, जो वेंटिलेशन पे जीता हो, लाइफ सपोर्ट पे जो हो, उसके लिए ऐसी बातें की जा सकती हैं, यह भारत में वैध है। और यह यूथेनेशिया, निष्क्रिय यूथेनेशिया भारत में प्रदान की जा सकती है। और कैसे प्रदान की जा सकती है उसका भी प्रॉपर एक डायरेक्शन है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो लाइफ सपोर्ट पे जी रहा हो, या वो एक संपत्ति का मालिक हो, बड़ी संपत्ति का, उसके परिवार के द्वारा या किसी के द्वारा भी उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसको पहले ही यूथेनेशिया प्रदान किया जाए। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति को निष्क्रिय यूथेनेशिया दिया जाता है तो उसके लिए निम्न निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। तो निष्क्रिय दया मृत्यु को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि परिवार या केयर टेकर के द्वारा मांग की जाए, जो उसकी देखभाल करता हो उसके द्वारा या परिवार के द्वारा मांग किया जाए कि इसको यूथेनेशिया दिया जाए, इच्छा मृत्यु। उसके लिए क्या होगा कि इसके परिवार या केयर टेकर के द्वारा मांग करने पर डॉक्टरों का एक पैनल बैठेगा, वह डिफाइन करेगा कि यह निष्क्रिय है, इसे लाइफ सपोर्ट के बिना यह जी नहीं सकता है। डॉक्टरों का पैनल इस बात को वेरीफाई करेगा। फिर न्यायाधीशों का पैनल बैठेगा, न्यायाधीशों का पैनल इस बात की जांच करेगा कि वास्तव में यह बिना लाइफ सपोर्ट के जी नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता है। तब जाके डिफाइंड लास्ट में डिसीजन होगा कि इसको निष्क्रिय दया मृत्यु दिया जाए। अरोड़ा शान बाग को जिस वकील के द्वारा मांग की गई थी निष्क्रिय दया मृत्यु के लिए, उसको नहीं दिया गया, क्योंकि वो उस समय लाइफ सपोर्ट पे नहीं थी बल्कि सक्रिय थी, बस हॉस्पिटल में एडमिट थी और दवा चल रही थी। तो इसलिए वह जो हॉस्पिटल केयर टेकर था, वो हॉस्पिटल ही उसका केयर टेकर था, वही दवा चला रहे थे, वही लोग हॉस्पिटल का खर्च उठा रहे थे, उनके द्वारा यह बात मना कर दिया गया कि इसको स्वतः मृत्यु नहीं प्रदान किया जाएगा। इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दिया था। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिफाइन किया कि सक्रिय दया मृत्यु में क्या बातें कही गई हैं और निष्क्रिय दया मृत्यु में क्या बातें कही गई हैं। आपको फिर इस बात को ध्यान रखिएगा कि सक्रिय दया मृत्यु भारत में अवैध है, यह आर्टिकल 21 का परस्पर विरोधी है। निष्क्रिय दया मृत्यु भारत में वैध है, यह अपवाद स्वरूप वैध है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कभी किसी एग्जाम में यह बातें पूछने को मिल जाएंगी। जैसे ही पेपर में कभी कोई यूथेनेशिया की बात करेगा, वैसे ही आगे चल के नेक्स्ट अगले ईयर के पेपर में यह बातें मिल जाएंगी आपको कि भारत में सक्रिय दया मृत्यु वैध है या निष्क्रिय दया मृत्यु वैध है। एक बार इस चीज़ को देख लीजिए प्रॉपर। हम अब कोशिश करेंगे कि आपके साथ हमेशा हम बने रहें चैनल पे, और जिस तरीके से आज तक आप लोगों का सपोर्ट मिला है हमें, उसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए और एक ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक ही शब्द कहीं ना कहीं अगर आप पढ़े रहेंगे तो वह पेपर में आएगा और मिलेगा। हम इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आर्टिकल 21 चल रहा है, इसी में हम आपको क्वेश्चन बताए थे जोड़ देकर। इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम बोले थे अब कि निजता का अधिकार इसके पहले पेपर में आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। वह यूपीएससी के प्रीलिम्स में हूबहू वही प्रश्न विराजमान था। ठीक, तो आज तक हम यही देखते हैं। यह यूथेनेशिया का चैप्टर रहा, एक छोटा सा टॉपिक था जिससे कि आप इस समझ को डेवलप कर सकें कि भारत में यूथेनेशिया क्या है और वैध है या नहीं है। अगर वैध है तो किस प्रकार वैध है, किस प्रकार से किसी को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, दया मृत्यु, एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपने अंदर डेवलप करिए। और अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा अभी आर्टिकल 21 में बहुत छोटी बातें बची हुई हैं उसको डिस्कस करते हुए 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को टच करते हुए निकल चलेंगे। जल्दी से जल्दी फंडामेंटल राइट के टॉपिक को समाप्त करके नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखिए हमारे लिए, और चैनल को सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।